रूख है जी। आदरणीय दुष्यंत कुमार जी स्वर्गीय राजोत्तर जी की स्मृति में इस सभागृह में सभी को मैं सादर अभिवादन करता हूँ और अपने आप को बहुत गौरवान्वित और सौभाग्यशाली मानता हूँ कि यह अवसर मेरे जीवन में आया। दुष्यंत कुमार जी का नाम हम हिंदी साहित्य में पढ़ते थे, बस यह जीवन में मतलब दुष्यंत कुमार जी के नाम से एक अवार्ड भी मिलेगा जीवन में, परमात्मा की कृपा हुई और इस अवसर पर आप सबसे मिलने का एक अवसर आया है। यह एक बहुत ही अच्छा अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। इस अवसर पर थोड़े मन के उद्गार और कुछ मन की बात आपको बताना चाहता था। मैं बचपन से ही महाराष्ट्र में पला बड़ा और मराठी परिवार में पला बड़ा और आध्यात्मिक वातावरण में पढ़ा। बचपन से कुछ सुनता था, जैसे कुछ दर्शन शास्त्र की बातें हुई या फिर पौराणिकता की बातें हुई, उनके साथ साथ चलते चलते मेरा हिंदी साहित्य से मैंने एडमिशन लिया और वहाँ पे तुलसीदास वगैरह के बारे में पढ़ा। तो वहाँ पे मेरे अध्ययन में जो है सुंदरकांड आया। तो सुंदरकांड जब आया तो बचपन से मैं जो सुनता था कि भाई सुंदरकांड जो है ये तो मैं समझ नहीं पाया कि वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो जब देखा कि इस पर थोड़ा शोध शुरू किया कि भाई इसकी सभी का थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, देखा कि क्या ये काल्पनिक है या वास्तविक है। मुझे जिज्ञासा बहुत जगी कि मुझे लगा कि इस विषय पर और थोड़ा जो है गहनता से पढ़ना चाहिए। तो मैंने थोड़ा सा रामचरितमानस को पलट कर देखा तो उसमें तो बालकांड से शुरू हो रहा है, उत्तरकांड तो बहुत कुछ दिया है और उसमें एक शब्द देखा विज्ञान संपन्न। तो जब मैंने विज्ञान संपन्न देखा तो मैंने कहा ये रामचरितमानस में विज्ञान शब्द पढ़ रहा हूँ और ये विज्ञान शब्द यहाँ पे क्या कर रहा है। बाद में पता चला कि यह तो वैदिक विज्ञान की बात हो रही है, यहाँ पे तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो वहाँ पे तो पवन चले 49 से की वायु के प्रकार भी बताए जा रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो हमने केवल सुनी थी। तो मैंने कहा इस पर तो शोध करना चाहिए। तो शोध करते करते हिंदी साहित्य के साथ में मैंने थोड़ा सा अनुवाद की पढ़ाई की, वैज्ञानिक आध्यात्मिकवाद को पढ़ा, उसके साथ में अनुवाद को पढ़ा। इसके माध्यम से मेरी जॉब की तो समस्या हो ही गई। साथ ही साथ मैंने जो पढ़ा था उसको व्यवहार में लाने के लिए जब मैंने अपने राजभाषा क्षेत्र में जो अनुभव मुझे आए उनको मैंने लिपिबद्ध किया। जो शोध आर्टिकल थे, जो शोध पत्र थे, उनका एक संकलन किया, उसके आधार पर एक पुस्तक बनाई जिसका मैंने नाम दिया राजभाषा हिंदी के लोगों में से आया। इसमें बहुत सारी नई नई चीजें जो राजभाषा से जुड़ी हुई है और एक सामान्य व्यक्ति को भी प्रभावित करती है और शिक्षा जगत से भी प्रभावित होने वाली है, ऐसी कई सारी चीजों को मैंने उसमें समाविष्ट किया। इसमें कीवर्ड से लेकर तो जैसे हमारे यहाँ पे पौराणिकता में बताया जाता है कि आपका जन्म जो है 84 लाख के पास में हुआ और दूसरी बात ये बताया जाता है हमारे यहाँ पे कि दशावतार की ध्रुवी जो है उनका सब मैंने जब अध्ययन किया तो पाया कि सब वैज्ञानिक, जैसे पहले सबसे पहला जो अवतार बताया जाता है वो मत्स्यावतार है। विकासवाद की ध्रुवी में भी बताया जाता है कि लाल में भी जो है जल से उत्पत्ति हुई और वहीं से विकास होते होते जो है हम मनुष्य तक आए। तो जो हम पढ़ रहे हैं जो पौराणिकता में पढ़ रहे हैं तो दार्शनिकता में वो वैज्ञानिकता। तो इस सबको मैंने समग्र करके एक विज्ञान प्रचार प्रसार नाम का एक फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप भी खोला। उसके माध्यम से मैंने देखा कि बहुत से लोगों के उसमें रुचि है और जो बताई गई बातें हैं उसको और व्यापक तौर पर इसको प्रचारित प्रसार करने की आवश्यकता है। तो आज के समय में आपने देखा होगा कि किताबें जो लोग अभी यहाँ पे तो सब लोग किताबों से जुड़े हुए हैं, लेकिन सामान्य व्यक्ति एकदम से ज्यादा पढ़न तो टाइप का नहीं होता है। मैंने देखा कि आपको तो लोग आसानी से मोबाइल वगैरह को हैंडल कर लेते हैं। तो मोबाइल पर मैंने जो विज्ञान प्रचार प्रसार नाम का एक ग्रुप खोला, उसमें ये जो विज्ञान की बातें हैं, जो विज्ञान संबंध है और दार्शनिकता को भी लेकर चलती है, उन सब बातों को समाविष्ट करके प्रचारित प्रसारित करना शुरू किया व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से। उसको अच्छा रिस्पॉन्स मिला और जब मैंने देखा कि ये सारी चीजें जो है ये बहुत उपयुक्त होती है शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उपयोगी हो सकती है। जब नई शिक्षा नीति जो बन रही थी तब हमने MHRD जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उनको पत्र के माध्यम से भी ये बताने की कोशिश की कि जो शब्दों की व्युत्पत्ति है या फिर जो हमारी दार्शनिकता में जो वैज्ञानिकता शिक्षी है उसको भी पाठ्यक्रम में किस तरह से शामिल किया जाए। तो अभी आपने देखा होगा कि नई शिक्षा नीति में जो
भारतीय ज्ञान परंपरा नाम का एक नया विषय शुरू किया गया है। उस भारतीय ज्ञान परंपरा में यही बातें जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, हमारे दादी से, दादा से, परदादाओं से, लेकिन क्या उसका वैज्ञानिक आधार हम स्कूल में जाके देखते थे कि वहाँ पे उसको उल्टा पढ़ाया जा रहा था। लेकिन अब उन सब बातों का समाविष्ट किया गया है। अभी आपने गौर किया होगा, जो शिक्षा से जुड़े हैं वो सब लोग जानते हैं, नई शिक्षा नीति में इन सब बातों का समावेश किया गया है। भारतीय ज्ञान परंपरा उसे नाम दिया गया है, जिसमें योग से लेकर तो जो वैदिक विज्ञान तक की, जिसमें वैदिक विज्ञान हो गया, उपनिषदों का ज्ञान हो गया, पुराणों की ऐतिहासिकता एक रोचक विषय है, क्योंकि कई सारे पुराण हैं, लेकिन वो पुराण कब लिखे गए, उसकी कथा उसको क्या है, उस पर भी शोध चल रहा है, उस पर भरपूर मात्रा में सामग्री भी उपलब्ध है और उसको नई शिक्षा नीति में शामिल भी किया है। जो हमने प्रयास किया उसको शिक्षा नीति में शामिल किया गया है, इसकी हमें खुशी है। वैश्विक हिंदी सम्मेलन और राहुल देव जी, इनके माध्यम से हमने बहुत सारे विचार जो है वह भारत सरकार तक पहुंचे थे, दृष्टि मानव संसाधन मंत्रालय, तो उसमें वो सारी चीजें अभी आ गई है। अभी आप अपने बच्चों को जो नई शिक्षा नीति का सिलेबस वगैरह देखेंगे, उसमें कई सारे परिवर्तन आप देखेंगे। यहाँ तक कि नेट की परीक्षा में भी भारतीय ज्ञान परंपरा का एक पेपर दिया, योग तो है ही, साथ में ये भी चीजें आ गई। तो जैसा कि मैं बता रहा था, 84 लाख बिल्कुल साइंटिफिक है, उसमें 21 लाख जरज है, अंडज है, वृक्षज है, रुपीज है, तो 4 गुना करेंगे आपके 84 होंगे, तो स्पीसीज की जो संख्या बढ़ेगी। उसके बाद धार्मिक विकासवाद को बताते हैं बंदर से हमारा विकास होता है, लेकिन हमारा जो अवतारवाद ये कहता है कि आप मत्स्य, कच्छप, वराह, नृसिंह, उसके बाद में परशुराम और राम और बलराम और श्री कृष्ण, इस विकास परंपरा में आप आगे चल रहे हैं, तो वहां पर भी विकास दिखाई दे रहा है। लेकिन उसका क्या वैज्ञानिकता है, उस पर प्रमोद भार्गव जी ने एक बहुत अच्छी पुस्तक लिखी, जिसका नाम है दशावतार। इस पुस्तक को विक्रम विश्वविद्यालय के इसमें पाठ्यक्रम में भी शामिल किया गया है, तो उस पर भी हमने आलोचना वगैरह लिखी थी। तो वह भी एक बहुत चिंतनीय और एक अध्ययन का विषय है कि जैविक विकास को अवतारवाद के साथ में किस तरह से टैली करते हुए हम उसको अध्ययन करें। उसके बाद में मैं आदरणीय करुणा वामनकर मैडम जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने हमारे आपके परिवार में हमें शामिल किया। आज से हम भी आपके परिवार के सदस्य ही हैं, क्योंकि हमारा क्या है, हमारे बैंक में सिखाया जाता है वर्क बैलेंस लाइफ, क्योंकि हमारा काम इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमें वर्क और लाइफ बैलेंस करना पड़ता है। तो इसीलिए मैं अपने परिवार को भी साथ में लाया था कि अभी ये दिन भर क्या करते रहते हो, बैंक में भी काम करते हो, घर पे भी करते हो, तो क्या करते रहते हो, तो ये करते रहते हो, ठीक है, जिसके लिए मिल रहा है। तो ये दिखाने के लिए हमने अपने परिवार को भी साथ में लाया था। और साथ ही साथ मैं हमारे जवाहर कर्नावट जी बैंक ऑफ बड़ौदा में जो प्रबंधक थे राजनाथ शेट्टी, उनका भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि पुरस्कार मुझे मिले। तो और साथ ही साथ आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि मुझे अपने मन की बात, अपने मन के सुनने का आपने मौका दिया।